चलो बेटा चलते हैं। जो पेरियल है, पेरियल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर होती है भाई? आज हम लेते हैं पेरियल ग्लैंड, इसकी लोकेशन। पेरियल ग्लैंड, इसका लोकेशन आपको कहाँ मिलेगा भाई? इसका लोकेशन मिलता है ऑन डोर्सल पार्ट। लोकेटेड, लोकेशन क्या है भाई इसकी? लोकेशन है ऑन डोर्सल साइड, ऑन डोर्सल साइड, ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोर, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पर ये लोकेट होती है। ये इसकी क्या है? लोकेशन है पेरियल ग्लैंड की। कई बार पूछ ली जाती है, क्या प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूस मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करती हैं। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है भाई? ये मेलेटोनिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करती हैं। और मेलेटोनिन का इफेक्ट क्या होता है भाई? मेलेटोनिन का इफेक्ट, इट रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है भाई ये? इट्स रेगुलेट डायर्नल, क्या करता है? डायर्नल। डायर्नल का मतलब क्या होता है कि आपके जो 24 आवर्स में आपकी बॉडी जिस रिदम में होती है उस रिदम को मेंटेन करता है। सोना जागना खाना पीना जो भी कुछ है, ठीक है ना? तो जनरली सोने और जागने को लेते हैं हम लोग। तो डायर्नल रिदम ये मेंटेन करता है। उसके अलावा आपका पिगमेंटेशन, आपका क्या करता है ये? पिगमेंटेशन आपका रेगुलेट करता है, आपकी स्किन का कलर कैसा होगा। तीसरा, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। क्या करता है भाई? मेटाबॉलिज्म ये रेगुलेट करता है। उसके अलावा क्या करेगा ये? मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रेगुलेट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी का डिफेंस, ठीक है ना? आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है या डिफेंस कैपेबिलिटी होता है, ठीक है ना? तो डिफेंस कैपेबिलिटी को ये रेगुलेट करता है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है इसके पेनियल ग्लैंड के। लोकेशन ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। क्या प्रोड्यूस करती है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करती है। जो कि ये हार्मोन क्या चीज करता है? मेंटेन या रेगुलेट करता है आपका डायर्नल रिदम। 24 आवर्स का जो रिदम होता है आपका सोना जागना ये मेंटेन करता है। बॉडी का पिगमेंटेशन ये रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म आपका रेगुलेट करता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को एडिशन में रेगुलेट करता है। और डिफेंस कैपेबिलिटी मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको रेगुलेट कर लेता है। बेटा जो ये मेलेटोनिन है ना, ये अपोज में चलता है, एंटागोनिस्टिक होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका ये एमएसएच का एंटागोनिस्टिक होता है। अगर इसका अगर एमएसएच का एंटागोनिस्टिक है, देखो एमएसएच का एक फंक्शन होता है कि वो सेक्सुअल मेच्योरिटी को डेवलप करवाता है। क्या कराता है वो? सेक्सुअल मेच्योरिटी को वो डेवलप करवाता है। समझ आए मेरी बात? अब क्या करेगा? ये जो पेनियल ग्लैंड है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेक्सुअल मेच्योरिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आने देता है। अगर मैं फीमेल की बात करूंगा तो फीमेल में 10 टू 12 इयर्स में सेक्स, क्योंकि इसमें प्यूबर्टी 10 टू 12 इयर्स में आती है तो सेक्सुअल मेच्योरिटी होता है। तो फीमेल के केस में 10 टू 12 ईयर तक ये क्या करता है? ये उसके इफेक्ट को रोक के रखता है, मतलब उसको सप्रेस करता है, ज्यादा एक्टिव होने नहीं देगा। और मेल के केस में वो 13 टू 16 पे आ जाती है। समझ आया मेरी बात? तो ये पेनियल ग्लैंड है। पेनियल ग्लैंड में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? यहां से इसका डिफेंस आपने याद रखना है और डायर्नल आपने याद रखना है। ये दो पॉइंट आपको पेनियल ग्लैंड के याद रखने। क्लियर हो गई कहानी? एक वो भी थोड़ा सा डायगोनल का वैसे चीज आती नहीं है कि ये किसका एंटागोनिस्टिक है, ये चीज पूछी नहीं जाती है। बट अगर आप को याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि एमएसएच का ये एंटागोनिस्टिक होता है। एक और चीज, जो भी इंडिविजुअल पैदा मतलब जब वो पैदा होते हैं अगर वो तभी से ब्लाइंड है, अंधे हैं, तो उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आती है रेदर या इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मली आंखों से देख सकते हैं, उनके कंपैरिजन में जो ब्लाइंड होता है उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आती है। तो
पेनियल ग्लैंड समझ गए भाई, तो पेनियल ग्लैंड का यही है आपका सारा। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट ग्लैंड लेते हैं। कौन सी ग्लैंड होती है हमारी भी? अब हम आ जाते हैं आपके थ्रोट में या फिर गले में आ जाते हैं। तो आपके गले में कौन सी ग्लैंड होती है आपकी? थायराइड ग्लैंड होती है। तो कौन सी ग्लैंड है हमारी? द थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। तो नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। कैसी होती है ये? बाइलोब्ड होती है। कैसी है ये? बाइलोब्ड है। कैसी भाई ये? बाइलोब्ड है। और दोनों के दोनों लोब कहाँ हैं? बोथ lobes present on either side of ट्रैकिया। ट्रैकिया की इधर साइड या फिर दोनों साइड में ट्रैकिया के ये मिलते हैं। ठीक है भाई। अब यहां पर याद रखना कि बायलोब्ड है, ट्रैकिया के दोनों साइड में या बोथ साइड में मिलती है। उसके अलावा अगर हम लेके चलें कि ये एक थिन फ्लैप या कार्टिलेज का फ्लैप में जंक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थमस। बोथ lobes attached with attached by the help of isthmus। किसकी हेल्प से? isthmus की हेल्प से ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। तो दोनों के दोनों लोब्स isthmus की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड को हम आगे लें, बेटा जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, अगर हम इसका नॉर्मली देखें तो ट्रैकिया पर है। कहाँ है ये? ट्रैकिया पर है। और वेंट्रल साइड में, सॉरी साइड में ले लेते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से आती है। कैसे होगी? इस तरीके से लगी होगी दोनों साइड में। और इनके बीच में यहाँ पर एक क्या लग जाएगा? एक आपका फ्लैप लग जाएगा, या एक हल्का सा कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा एक पतला सा धागा से चलेगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? इस्थमस। तो ट्रैकिया के दोनों साइड में लोब, दोनों लोब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से, जो कि क्या बना रहा है? इस्थमस बनाता है। अब अगर हम थायराइड ग्लैंड को लें, थायराइड ग्लैंड का मैं ट्रांसफर सेक्शन ले लेता हूं। क्या लेता हूं मैं? थायराइड ग्लैंड का एक ट्रांसफर सेक्शन, टीएस। टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर नॉर्मली मैं कार्टून तैयार करूं ना थायराइड ग्लैंड के लिए, अगर मैं थायराइड ग्लैंड का कार्टून तैयार करूं इस तरीके से, ये तो क्या हो गए? ये लोब्स हो गए, और ये दोनों लोब्स इस्थमस की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच। समझ गए? तो ये दो लोब्स हो गए, और दोनों के दोनों किसकी हेल्प से? इस्थमस की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच है। तो ये दो गए दोनों, ये दोनों लोब्स हो गए हैं। ये क्या हो गया यहाँ पर? इस्थमस। इस्थमस। अब मैंने क्या करा? मैंने ये सेक्शन यहां से कट करके अब इसका डायग्राम बना दिया। तो ट्रांसफर सेक्शन में ले रहा हूं किसका? लोब्स का। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेके चलेंगे बेटा, तो इस तरीके से इसके अंदर, ये अंदर से इस तरीके से लोब्यूल्स या लोब्स इसमें हमें मिलते हैं। ठीक है ना? अगर इन लोब्स को मैं लेके चलूं, यहां पर आपको फॉलिक्यूलर सेल्स मिलती हैं। क्या मिलेंगी? फॉलिक्यूलर सेल्स आपको इसमें मिलती है। तो ये सारी फॉलिकल सेल्स हैं। तो ये क्या मिल गई? फॉलिकुलर सेल्स मिल गई है भाई हमें। देखो क्या होता है, इंटरनली जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है? जो ये मैंने बनाए हैं, ये क्या है बेटा? ये फॉलिकल्स है। क्या है ये? फॉलिकल्स हो गए। फॉलिकल्स 1 2 3, तीन फॉलिकल्स हो गए। और इनके बीच में जो हिस्सा बचा है, ये स्ट्रोमल टिश्यूज है। ठीक है भाई? तो ये बीच में जो रीजन है, ये क्या बोला गया है? ये यहाँ पर स्ट्रोमल टिश्यू कहे गए हैं। इसको स्ट्रोमा भी कह सकते हैं अपन लोग, इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है? तो फॉलिकल्स हो गए,
दो पार्ट हो गए, पहला हो गया फॉलिकल, दूसरा क्या हो गया स्ट्रोमल टिश्यूज हो गए। अब जो फॉलिकल्स है वो किससे मिलके बनता है? फॉलिकल्स कंसिस्ट फॉलिक्यूलर सेल्स। यहाँ पर बेटा फॉलिक्यूलर सेल्स मिलती हैं, और जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, प्रोड्यूस टू हॉर्मोन्स, प्रोड्यूस टू हॉर्मोन्स। ये दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। इन हॉर्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? T4 और T3, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन। T4 का दूसरा नाम क्या है? T4 को अपन लोग थायरोक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। देखो ये क्या है? ट्राई आइडोथायरोनिन, इसका मतलब 3 आयोडीन मिलकर इसको बनाते हैं, तो ट्राई आइडोथायरोनिन है। टेट्राआइडोथायरोनिन का मतलब होगी 4 आयोडीन यहाँ पर मिलके इसको बनाती है। तो जो ये थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन क्या होगी? एक्टिव फॉर्म है। T3 क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। तो जो ये बीच में क्या है? ये फॉलिकुलर कैविटी है। ये क्या है? ये आपकी फॉलिकुलर कैविटी है। बेटा इस कैविटी में T3 स्टोर होता है। तो T3 कहाँ है? बनने के बाद फॉलिकुलर कैविटी में स्टोर हो जाता है, और जब काम की बात आएगी, जब इसका फंक्शनिंग का टाइम आएगा, तो T3 T4 में एक्टिव हो जाएगी, या T3 T4 में चेंज होकर एक्टिव होगा और फिर आगे जाके अपना काम करेगा। तो ये कहानी किसकी है? थायरोक्सिन की है। तो याद रखना, सिर्फ ये थायरोक्सिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो बनने के बाद स्टोर होता है, अदरवाइज कोई भी हार्मोन बनने के बाद स्टोर नहीं होता। बना, यूज हो गया, फिर जैसे यूज हुआ फिर इसको क्या कर दिया गया? डाइजेस्ट कर दिया गया। समझ गए? बट ये हार्मोन बनने के बाद स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज होगा, अदरवाइज ये स्टोर ही रहेगा। यहां तक की कहानी क्लियर होगी बेटा? किसी को यहां तक का कोई डाउट है तो बोलो। चलो, अब होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो थायराइड है, थायराइड को थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आयोडीन की। अब थायराइड को थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, और अगर आयोडीन आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में कम है, आयोडीन आपके ब्लड में अगर कम है, तो क्या होगा? थायराइड अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। समझ गए? थायराइड ने क्या करा? अगर आपके ब्लड में आयोडीन का अमाउंट हो गया है कम, तो वो अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा आयोडीन चाहिए। तो तब क्या डिजीज होती है? तब आपकी डिजीज होती है सिंपल गोइटर। तो आपकी जो सिंपल गोइटर डिजीज होती है वो कब हुआ है भाई? जो आपकी क्या होती है? सिंपल गोइटर जो आपकी रिलीज होती है या आपकी प्रोड्यूस होती है, वो कब होती है? सिंपल गोइटर इन केस ऑफ हाइपो हाइपो थायरोडिज्म इसको कहा जाता है। हाइपोथायरोडिज्म इसको कहा जाता है। तो हाइपोथायरोडिज्म का मतलब क्या है? हाइपोथायरोडिज्म का मतलब क्या है भाई? हाइपोथायरोडिज्म का मतलब क्या होता है कि जब थायराइड के हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो हाइपोथायरोडिज्म होती है, और जब हार्मोन थायराइड का हार्मोन अगर कम प्रोड्यूस होता है तो कौन सी डिजीज होगी? सिंपल गोइटर होती है। और सिंपल गोइटर का मतलब क्या है? सीधा सा अगर किसी की यहाँ पे गला थोड़ा सा स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाए, बट फेस पे कोई इफेक्ट ना दिखाई दे, फेस मतलब आपके आईज पे इफेक्ट ना दिखाई दे, आपकी बॉडी वेट पे इफेक्ट ना दिखाई दे, तो उस टाइम पर हमें समझना चाहिए कि हाइपोथायरोडिज्म है। अगर हाइपोथायरोडिज्म है तो आपका गला यहाँ से मोटा सा होना शुरू हो जाएगा, बस आपकी आंखों पे इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, आपकी बॉडी वेट पे इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। समझे मेरी बात? तो हाइपोथायरोडिज्म जब आपका क्या हुआ है? थायरोक्सिन का अमाउंट कम प्रोड्यूस हुआ है। थायरोक्सिन का अमाउंट कम क्यों प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि आपकी बॉडी में आयोडीन कम हो गया है, आपके ब्लड में आयोडीन कम, तो आपकी थायराइड ग्लैंड अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, जो कि सिंपल गोइटर कहा जाता है। और क्योंकि आयोडीन कम है तो थायराइड काम कम करेगी, थायरोक्सिन कम बनेगा, थायरोक्सिन कम बनेगा तो हाइपोथायरोडिज्म कही जाती है। ठीक है भाई? अब हाइपोथायरोडिज्म अगर होगा तो क्या होगा? अगर हाइपोथायरोडिज्म
किसी प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, किसमें होता है, किसी प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, तो इनसाइड मदर वोम जो भी फीटस होगा या जो भी ऑफस्प्रिंग होगी उसकी ग्रोथ कम होगी, स्टंट ग्रोथ, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा, उसका आईक्यू क्या हो जाएगा, उसका आईक्यू भी लो हो जाएगा, उसकी स्किन भी रफ रहेगी, उसको एक वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं क्रेटिनिज्म, हम लोग यूज करते हैं। क्रेटिनिज्म का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब एबनॉर्मल का मतलब समझेंगे हम क्या, कमी होती है, तो ग्रोथ कम होगी, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो या वो फिजिकल ग्रोथ हो, तो क्रिटिनिज्म में आ गया। लो आईक्यू रहेगा, मेंटल आईक्यू उसका क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन होता है डीप म्यूटेशन। डीप म्यूटेशन आप नहीं याद रखने, गूंगा और बहरा होता है वो। डीप म्यूटेशन का मतलब होता है कि जिस, अगर प्रेग्नेंट फीमेल में थायराइड या थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन की अगर कमी है, तो इनसाइड मदर वोम जो भी फीटस है वो जब पैदा होगा तो डीप म्यूटेशन में मतलब वो गूंगा और बहरा होगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको क्या याद रखना है, प्रेग्नेंट फीमेल में अगर ऐसा होता है तो जो भी इनसाइड मदर वोम जो भी फीटस या ऑफस्प्रिंग है उसमें क्रिटिनिज्म होता है, मतलब उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ग्रोथ छोटा रह जाता है, मेंटल फिजिकल ग्रोथ कम होती है, लो आईक्यू है, मेंटल रिटार्डनेस होती है, डीप म्यूटेशन होता है। समझ गए, तो डीप म्यूटेशन और क्रिटिनिज्म ये दो वर्ड आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो क्रिटिनिज्म और डिसमिटिज्म ये दोनों वर्ड आपको याद रखने, जब आप नोट्स बनाएंगे लिखेंगे सारे कैरेक्टर, बट क्रिटिनिज्म और डिसमिटिज्म को आप अंडरलाइन करके रखिए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनता है। ठीक है ना, तो ये मैंने बताई जब प्रेग्नेंट फीमेल में होता है। अगर एडल्ट फीमेल है, प्रेगनेंसी नहीं है उसके पास में या प्रेग्नेंट नहीं है वो, उस केस में अगर होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने दोनों कंडीशन बता दी, जब प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो क्या होता है, जब कोई फीमेल है बट वो प्रेग्नेंट नहीं है उस केस में क्या होता है। तो दोनों कंडीशन में आपका क्या हो गया, सिंपल गोइटर आया है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट फीमेल और नॉर्मल फीमेल पे क्या इफेक्ट दिखाई देगा। अब क्या होता है, दूसरा कंडीशन समझो भाई, ये कंडीशन समझ आ गई सिंपल गोइटर। अब दूसरी कंडीशन समझो, दूसरी है एक्सोप्थेल्मिक, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होती है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का दूसरा नाम क्या होता है भाई, बताओ भाई। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का दूसरा नाम क्या है, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं इसको हम, या ग्रेव्स डिसऑर्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रेव्स डिसऑर्डर हम इसको कहते हैं, या ग्रेव्स डिजीज हम इसको कहते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज या ग्रेव्स डिसऑर्डर। अब ग्रेव्स डिसऑर्डर क्या है और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या है, देखो समझो क्या हुआ है, सिंपल गोइटर क्लियर हो जाता है, उसके बाद आती है ये एक्सोथर्मिक गोइटर कब हुआ। सिंपल गोइटर कब हुआ, जब आपकी बॉडी में आयोडीन कम है, थायरोक्सिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आया। अब एक्सोथर्मिक गोइटर कब आता है, जब आपकी थायराइड ग्लैंड में, जब आपकी थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, जब आपकी थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, या नोड का फॉर्मेशन हो। नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब ये है कि जहां नॉर्मली एक सेल थी वो 5 या 6 साल, 5 या 6 सेल्स एक साथ आ जाए तो नोड बन जाती है छोटी। समझ गए, तो या तो क्या हो जाए, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या फिर नोड बन जाए, इस वजह से थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है, तो वहां पर थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब अगर बढ़ जाएगा तो क्या कंडीशन अराइज होगी, तो कंडीशन आपकी अराइज होगी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो क्या कंडीशन अराइज होती है आपकी, हाइपर थायरॉयडिज्म कंडीशन अराइज होती है। समझ गए भाई, कब हो रही है, जब आपकी थायराइड ग्लैंड में नोड बन जाए या कैंसर हो जाए, तो आपकी थायराइड ग्लैंड एक्सीज अमाउंट में थायरोक्सिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, उस कंडीशन को हमने हाइपरथायरॉयडिज्म कहा। उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो भी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चेंजेस दिखते हैं उनको मिलाकर हमने क्या बोला है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज। अब समझो तो ग्रेव्स डिजीज क्यों कहा गया है। देखो होता क्या है, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, क्या, तो जो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है,
ये क्या फंक्शन करता है? थायरोक्सिन के फंक्शन पता है किसी को? थायरोक्सिन के फंक्शन क्या होते हैं? क्या फंक्शन होते हैं भाई? थायरोक्सिन के फंक्शन पता है भाई किसी को? अब ये देखो, तीन फंक्शन आपने सबसे ज्यादा याद रखने हैं। पहला फंक्शन होता है कि ये बीएमआर रेगुलेट करता है। तो मैं फंक्शन चलो ये लिख देता हूं। क्या करता है ये? रेगुलेट रेगुलेट बीएमआर। बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है। अब समझो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है। आपकी बॉडी के अंदर हमेशा मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं, मतलब कोई चीज कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो कोई टूटता है, ठीक है नहीं? बनने के बाद जो बना है उसकी भी कहीं जरूरत होगी, टूटने के बाद जो बना उसकी भी कहीं जरूरत होगी। तो आपकी बॉडी में बीएमआर चलता रहता है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन कौन करता है? थायरॉक्सिन। अब कैसे करता है? अगर बीएमआर मेंटेन करना है तो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होगा? एनर्जी बनेगी। अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होगी, या ब्रेकडाउन की वजह से जो केमिकल बनेगा वो कहीं ना कहीं यूज होगा। तो नॉर्मल फंक्शन क्या है कि ये बीएमआर को मेंटेन करता है। अगर थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ जाए यहाँ थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ा है तो आपका बीएमआर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर बीएमआर भी बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा? एक्सीज अमाउंट में डिकम्पोजिशन चलेगा या डाइजेशन चलेगा या ऑक्सीडेशन चलेगा। उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगी? ज्यादा अमाउंट में होगा, ज्यादा तेजी से होगा, तो आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी। क्या होगा? आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी। दूसरा क्या करता है? ये मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट। ये रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या मेंटेन करता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को ये रेगुलेट करता है आपकी बॉडी। समझ गए? और देखो वाटर इलेक्ट्रोलाइट अगर एक लिमिटेड अमाउंट में बॉडी के अंदर है तो कुछ नहीं, फायदा है, नुकसान नहीं है। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट बढ़े, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो सकता है? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है वहां पर। वो अगर वो एक्सेस अमाउंट में बना तो फिर आपकी बॉडी में क्या हो सकता है? दूसरे डिसऑर्डर, जैसे कि क्या हो जाए? आपको गाउट वाली कंडीशन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए जॉइंट्स में जाके, वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। लास्ट, आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको रट के रखना, क्योंकि तीन ग्लैंड्स में आएगा यही आरबीसी प्रोडक्शन। एक तो आ गया ये आरबीसी प्रोडक्शन, आगे एक और आएगा, फिर सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये तीन मेन फंक्शन है यहाँ पर किसके? थायरोक्सिन के। अगर मोटे तौर पे समझो, तीन मेन फंक्शन, थायरोक्सिन कम होगा, सिंपल गोइटर होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म होगी, तो तीनों कम हो जाएगा। समझ गए? थायरोक्सिन का फंक्शन है एक्सीज अमाउंट में रिलीज होगा तो बीएमआर बढ़ेगा, बीएमआर बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होगी। ये बढ़ेगा तो क्या करेगा आपकी बॉडी में? ये बढ़ेगा तो क्या होगा? डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, क्योंकि आरबीसी का काउंट सबसे ज्यादा होता है, 4.5 टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ जाता है, फिर सीधा सा तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। समझ आए मेरी बात? तो ये कब आया? ग्रेव्स डिजीज में। अब ग्रेव्स डिजीज कब है? क्या बोला गया? हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका बीएमआर एक्सीज अमाउंट में बढ़ेगा, आपको वीकनेस होगी, आपकी बॉडी में जो भी फैट, प्रोटीन स्टोर्ड फॉर्म में है वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी स्किन पतली सी दिखेगी, आपकी स्किन स्केलेटल सिस्टम से चिपकी हुई दिखेगी, आपकी जो रिब्स वगैरह है या आपकी बोन्स दिखना शुरू हो जाएगी। और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसे कोई डेड बॉडी होती है ना, उसी तरीके से आपकी बॉडी दिखाई देगी। अब इसमें समझो क्या हो रहा है यहाँ, इस हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है? एक कंडीशन वहां पर ग्रेव्स में दिया हुआ है कि प्रोट्रूड टाइप की आईबॉल हो जाती है। मतलब क्या होता है कि आपकी जो आईज बोल होना, आईबॉल, आईबॉल के पीछे म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? आपकी आईबॉल के पीछे म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आईबॉल ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ को निकल गई हो। तो उसको प्रोट्रूड ग्रोथ या प्रोट्रूड आईबॉल भी हम लोग बोलते हैं, वर्ड यूज करते
एक्सोथर्मिक में सबसे कॉमन कैरेक्टर आपने क्या याद रखना है, वीकनेस। और आपकी जो आई बॉल्स है, आई बॉल के पीछे म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आई बॉल आगे को बाहर की तरफ को निकली दिखती है, तो प्रोट्रूड आई बॉल टाइप की कंडीशन हम उसको मानते हैं। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगर क्या होगा, अगर थायराइड थायरोक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा कर देगी तो क्या होगा, और कम हो रहा है तो क्या होगा। फंक्शन याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है आरबीसी प्रोडक्शन। सिंपल गोइटर पहले से एनसीईआरटी में था, बट एक्सोथर्मिक गोइटर आपकी एनसीईआरटी में लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। इस पर लास्ट से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार इसमें नीट में क्वेश्चन बने। जब नीट का पेपर होगा तो देखना जरूर कि लेफ्ट में से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब समझो क्या है एक और चीज भाई, यहां तक का फंडा समझ आ गई है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट है बेटा किसी को? भाई कोई डाउट है किसी को? चलो आगे चलते हैं इसको लेकर। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें कि जो ये स्ट्रोमल टिश्यूज है, जो स्ट्रोमल टिश्यूज है बेटा, इनके बीच में सी सेल्स मिलती हैं। क्या मिलती है इनके बीच में? सी सेल्स इनके बीच में मिलती हैं। और उन सी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? उन सेल का दूसरा नाम क्या होता है? पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी, या पैरा फॉलिकुलर या पैरा फॉलिकल सेल्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना? तो इनके बीच में यहां पर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम सी सेल या पैरा पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स हम इसको कहते हैं। तो सी सेल्स और पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स हम इनको कहते हैं दे प्रोड्यूस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? ये टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन। तो क्या प्रोड्यूस करता है ये? प्रोड्यूस प्रोड्यूस थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, इसको हम टीसीटी बोलते हैं, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन। तो सी सेल्स या पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहाँ होती है? स्ट्रोमल रीजन में पड़ी हुई है। और क्या प्रोड्यूस कर रही है? टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन प्रोड्यूस क्या कर रही है? और ये क्या करता है? ये टीसीटी क्या करता है? रेगुलेट कैल्शियम अमाउंट, रेगुलेट कैल्शियम अमाउंट इन बॉडी फ्लूइड। हमारे जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड में, इसमें भाई बॉडी फ्लूइड में क्या करता है? ये बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम अमाउंट को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट कैल्शियम अमाउंट इन बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम के अमाउंट को रिलीज करता है, मतलब रेगुलेट करता है। एक और चीज याद रखना भाई, थायराइड ग्लैंड के साथ जो ये पैराथायराइड थायरोकैल्सिटोनिन दिया हुआ है ना, इसका उन्होंने ये नहीं बताया कि कैल्शियम को रेगुलेट कैसे करता है। अब ये तो बताया रेगुलेट कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि बढ़ाता है कि घटाता है, इसने कुछ नहीं बताया। एक और चीज बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन का जो केमिकल नेचर आपकी एनसीईआरटी ने दिया है वो प्रोटीन दिया। क्या दिया इसका? इसका जो केमिकल नेचर आपकी एनसीईआरटी ने दिया है वो क्या दिया है? इसका केमिकल नेचर प्रोटीन आपकी एनसीईआरटी ने दिया है। बट अगर आप रिफ्रेशर पढ़ोगे ना, दिनेश वगैरह की बुक पढ़ोगे, उसमें आपको दिखाई देगा कि इसका केमिकल नेचर उन्होंने पेप्टाइड दिया, पॉलीपेप्टाइड दिया, 32 अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं इसको, 32 अमीनो एसिड मिलके एक आपका थायरोकैल्सिटोनिन बनाते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में इसको प्रोटीन लिखा हुआ है, जब आप रिफ्रेशर पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पर? पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड लिखा मिलेगा। समझे मेरी बात? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी ने प्रोटीन दिया है तो आपको प्रोटीन ही याद रखना है, क्योंकि क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 50 अमीनो एसिड एक साथ चाहिए, 50 अमीनो एसिड एक साथ चाहिए एटलीस्ट किसी भी पेप्टाइड चेन को या पॉलीपेप्टाइड चेन को एज ए प्रोटीन बोलने के लिए। तो प्रोटीन हम तब वर्ड यूज करते हैं जब लगभग 50 एमिनो एसिड एक साथ जुड़े हुए।
यहाँ पर कितने 32 हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने क्या दिया, प्रोटीन दिया है, बट आपके रिफ्रेशर ने क्या दिया हुआ है, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? तो ये क्या करता है, दोनों पॉइंट याद रखना, थायरोकैल्सिटोनिन किसने बनाया, इसका केमिकल नेचर, केमिकल नेचर पे ज्यादा क्वेश्चन है भाई, केमिकल नेचर पे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। काम क्या कर रहा है, कैल्शियम के अमाउंट को रेगुलेट कर रहा है। ये था आपका थायराइड। भाई थायराइड का कुछ पूछना है तो बोलो बच्चों, किसी को थायराइड का कुछ पूछना है बोलो। चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आती है आपकी एक पाराथायरॉयड ग्लैंड। जो पाराथायरॉयड ग्लैंड या पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है भाई, ये कहाँ होती है, ये दोनों थायराइड लोब्यूल्स के बैक साइड में होती हैं, पीछे होती है। समझे मेरी बात, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो हमने यहाँ पर क्या लिखी है, हमने लिखा है यहाँ पर आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो कहाँ है लोकेट वो, कहाँ लोकेशन है इसकी, है लोकेशन क्या है भाई, ऑन बैक साइड, ऑन बैक साइड ऑफ बोथ थायराइड लोब। जो दोनों के दोनों जो थायराइड लोब्स होते हैं उनकी बैक साइड, बैक साइड का समझो, बैक साइड को मैं डोर्सल भी लिख सकता था, बट मैंने लिखा नहीं है डोर्सल, क्योंकि डोर्सल लिखता तो फिर दिक्कत पड़ जाती है आपको। अगर आपकी यहाँ पर थायराइड है, यहाँ आगे स्टमस है, तो पीछे की तरफ है वो, समझे मेरी बात, तो पीछे के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, डोर्सल। तो बैक साइड को मैं डोर्सल भी लिख सकता था यहाँ पे। तो ऑन बैक साइड और डोर्सल ऑफ बोथ थायराइड लोब्स, दोनों लोब्स के बैक साइड में है। ठीक है ना, अब कितनी है, कितनी है भाई, 4 इन नंबर। नंबर में कितने हैं ये, नंबर में ये 4 होती है, नंबर में ये 4 होती है, मतलब एक लोग के पास 2 है, दूसरे लोग के पास भी 2 है, तो टोटल हो गई 4। अब पैराथायरॉयड प्रोड्यूस, पैराथायरॉयड प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन नोन एज पैराथायरॉयड हार्मोन, प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये क्या करती हैं, ये पैराथायरॉयड हार्मोन ये प्रोड्यूस करती है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है भाई, पैराथायरॉयड हार्मोन ये प्रोड्यूस कर रही है। इस पैराथायरॉयड हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है भाई, पेप्टाइड। बेटा यहां से आगे जितने भी थायरोकैल्सिटोनिन से आगे जितने भी हार्मोन्स आएंगे, सबका केमिकल नेचर याद होना चाहिए आप लोगों को। तो केमिकल नेचर क्या है इसका, केमिकल नेचर क्या है इसका भाई, पेप्टाइड। मैं आपके बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, नीट के हिसाब से, कि नीट के हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो पैराथायरॉयड का केमिकल नेचर क्या है, पेप्टाइड है, प्रोड्यूस किया इसने। अब बात आती है मेन इसका फंक्शन, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है भाई इसका, फंक्शन क्या करता है ये, रेगुलेट, रेगुलेट कैल्शियम अमाउंट, रेगुलेट कैल्शियम अमाउंट इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की अमाउंट को ये रेगुलेट करता है। अब फंडा आ गया दोनों का सेम, पैराथायरॉयड हार्मोन को हमने बोल दिया पीटीएच, तो पीटीएच भी कैल्शियम अमाउंट को, कैल्शियम के अमाउंट को रेगुलेट करता है, और थायरोकैल्सिटोनिन भी उसी काम को करता है। और दोनों के फंक्शन में अंतर क्या है, अब देखो क्या हो रहा है, दोनों मिलके कैल्शियम की अमाउंट को रेगुलेट करते हैं बॉडी फ्लूइड में। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, कि इन दोनों से कौन सा कैल्शियम का अमाउंट को रेगुलेट करता है, दोनों मिलके करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो रेगुलेट करते कैल्शियम के अमाउंट को ब्लड में, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, दे इंक्रीज reabsorption, reabsorption of calcium, increase reabsorption of calcium कहां से भाई, फ्रॉम नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में क्या हो जाता है भाई, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो आपके बॉडी फ्लूइड में क्या होगा, ज्यादा कैल्शियम आएगा। दूसरा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन,
increase absorption of calcium, increase absorption of calcium from digested food, from digested food, डाइजेस्टेड फूड से क्या करता है ये, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन ऑफ बोन, क्या करता है ये, इंक्रीज डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ बोन्स, बोन्स का डिसोल्यूशन, बोन का डिसोल्यूशन या मिनरलाइजेशन हम बोलते हैं वहां पर। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि बोन में जो कैल्शियम होता है उसको बोन से बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो कुल मिला के क्या किया भाई, कुल मिला के पैराथायरॉयड हार्मोन ने क्या किया है, कुल मिला के पैराथायरॉयड हार्मोन ने आपके बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज किया है। क्या किया है, इंक्रीज किया है। कैसे इंक्रीज किया है, तीनों मोड आ गए हैं। अब अगर ये अमाउंट को इंक्रीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, तो थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम की अमाउंट को डिक्रीज करता है। क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन ने आपके बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज करा, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन ने कैल्शियम की अमाउंट को डिक्रीज करा। इसलिए दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, आपके बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। क्लियर? देखो अगर ये ज्यादा रिलीज हुआ ना, अगर पीटीए ज्यादा रिलीज हुआ तो क्या होगा, आपकी बोन कमजोर हो जाएगी, फ्रैक्चर के चांस बनेंगे। क्लियर है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम ऑक्सिलेट क्या बनाता है, ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में, सॉरी जॉइंट्स नहीं, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर क्या करता है, ये स्टोन बनती है फिर, और नेफ्रॉन से अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा, फिर तो आपका जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी, वो मेंटेन नहीं होती है, तो आपकी बॉडी में किडनी के डिसऑर्डर्स भी बनते हैं। भाई ये क्लियर हो गया पैराथायरॉयड? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, अर्ली है क्लास में। ठीक है, जैनिया है क्लास में, आज 2 दिन से गायब हो बेटा, आप 2 दिन से छुट्टी पे हो, 2-3 दिन से। तो अटेंडेंस के टाइम पे निकल लिए होंगे फिर आप। चलो आगे चलते हैं, यहां से किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो, किसी को कोई डाउट हो बेटा? आद्या कपूर है क्लास में आज, बेटा डाउट तो नहीं है कुछ? और जो सबसे लास्ट में लड़का वरेन, वरेन है भाई क्लास में, वरेन विश्व, भाई कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, और ये लड़की है नहीं, श्रेया, श्रेया बेटा कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं बेटा, टेस्ट भी है और बहुत प्यारा टेस्ट बना हुआ है, पहले बता रहा हूं आप लोगों को मैं, 90 क्वेश्चंस ही आएंगे। टाइम जो होगा मैं आपको बता दूंगा कितना ड्यूरेशन आपको मिलेगा, अदरवाइज मैं नॉर्मली बताऊं, अगर मैं 90 क्वेश्चन देता हूं तो मैं 60 मिनट से ज्यादा नहीं देता टेस्ट के लिए, समझ आए? यदि आप बच्चे नए हो तो मैं कंसिडर करूंगा आपको कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए, तो कितनी जल्दी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट होगा हमारा थाइमस। अब हम थाइमस को लेके चलते हैं। थाइमस की लोकेशन पे बड़ा पंगा चलता है भाई। थाइमस, थाइमस ग्लैंड की लोकेशन को लेके बड़ा पंगा चलता है भाई। क्यों चलता है समझ लीजिए, थाइमस है कहां, थाइमस की लोकेशन ले लेते हैं बेटा। जो थाइमस की लोकेशन है, कहां है इसकी लोकेशन भाई, अब आप समझो, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे है। तो कहां है, कैसी होती है ये, लोब स्ट्रक्चर, क्या है ये, लोब स्ट्रक्चर है, लोब स्ट्रक्चर है। लोकेट कहां होते हैं, बिहाइंड
बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होती हैं बाइलोब, लोब में लिख दे तो मैं बाइलोब लिख देता हूं, बाइलोब। तो लोब में क्या लिख दिया, बाइलोब स्ट्रक्चर है स्टर्नम के पीछे। अगर स्टर्नम के पीछे है तो कहां होगी, बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में आ गई। अब अगर लंग्स के बीच में आ गई है तो aorta के वेंट्रल आएगी, ऑन वेंट्रल साइड, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ aorta। तो aorta के वेंट्रल साइड में लिया, समझ गए। तो मैं ये भी लिख सकता था कि स्टर्नम के डोर्सल साइड पे, स्टर्नम के डोर्सल साइड में है, लंग्स के बीच में है, और हार्ट के या aorta के वेंट्रल साइड में। तो स्टर्नम के साथ याद रखना है बिहाइंड स्टर्नम का, स्टर्नम ये है, अगर मेरी स्टर्नम यहाँ है तो उसके पीछे ही है। तो बिहाइंड स्टर्नम, बिटवीन लंग्स, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ aorta। तो ये क्या है, इसकी लोकेशन है थाइमस की। अब याद रखना थाइमस का जो साइज होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है न्यूबॉर्न बेबी में, थाइमस का साइज सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है थाइमस का साइज डिक्रीज होता चला जाता है। तो हमारे पास थाइमस ही एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसका एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है साइज कम होता चला जाएगा। इसलिए जो ओल्ड पीपल होते हैं या ओल्ड एज में जो भी मेल या फीमेल होती हैं उसकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी की जो थाइमस है वो लीफ लाइक बचती है, ज्यादा नहीं बचती, इसलिए उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये हो गया। अब ये क्या प्रोड्यूस करती है, तो थाइमस लोकेशन हो गया प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है ये, थाइमोसिन। ये क्या प्रोड्यूस करती है ये थाइमोसिन प्रोड्यूस करती है। अब अगर ये थाइमोसिन प्रोड्यूस करती है तो थाइमोसिन क्या करता है, ये जो टी सेल्स हैं, कौन सी सेल्स, टी सेल्स को मैच्योर करता है। तो इसका फंक्शन मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, आपके इंसाइड ने डिफरेंशिएशन दिया है। तो ये क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका भाई, फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। तो टी सेल्स का डिफरेंशिएशन करता है। तो टी सेल क्या करती है, टी सेल प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसको सीएमआई भी कहा जाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इसको कहा जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स, तो टी सेल्स ने क्या किया, ये किया, और आगे चल के जो ये टी सेल्स है ना, ये टी सेल हमारी बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो टी सेल्स क्या करती हैं, टी सेल्स हेल्प in production of एंटीबॉडीज का ये प्रोडक्शन कराती है। सो क्या कराती है, सो इट एक्टिवेट्स, तो ये क्या एक्टिवेट करती है, तो सी इट एक्टिवेट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, HUMOR, ह्यूमरल इम्यूनिटी। बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ब्लड से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ब्लड से, क्योंकि हमारे ब्लड या सीरम में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने क्या प्रोड्यूस किया, थाइमोसिन। थाइमोसिन का मेन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल। एक्चुअली जो टी सेल का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये होता है बेटा, टी सेल एक नहीं होती, टी सेल अलग अलग टाइप की होती है। जो टी सेल्स होती है ना भाई, टी सेल्स, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी एंड टी सी किलर, साइटोटॉक्सिक और किलर, ये अलग अलग टाइप की टी सेल्स होती है। क्या होती है, अलग अलग टाइप की टी सेल्स होती है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स, डिफरेंट टाइप की टी सेल्स आपकी बनेगी जो कि डिफरेंट फंक्शन करेगी। इनमें से मैंने क्या लिखा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये सारी मिलकर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं। इनमें से टीएच, इनमें से जो टीएच है ये क्या करती हैं, ये हमारे एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं, इस वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो कुल मिला के फंक्शन क्या लिखा गया है,
डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स मेनली थाइमोसिन का फंक्शन है। टी सेल्स क्या करती है, सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी देती है। और वही टी सेल, कौन सी टी सेल की बात करूं, नॉर्मली मैं टीएचटी हेल्पर की, हेल्प इन द प्रोडक्शन, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जो कि इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। क्लियर हो गया भाई। फिर बाद में वही थ्योरी में दिया हुआ है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पास इसका साइज सबसे बड़ा होता है, इसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे जैसे ये बढ़ता चला, उसकी एज बढ़ती है थाइमस का साइज डिक्रीज होता चला जाता है और उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्लियर है भाई। तो ये थाइमोसिन को लेके मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्लियर हो गया बेटा थाइमोसिन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को?